हिंदी का सम्मान करो, हिंदी का सम्मान करो। हिंदी तो है अपनी भाषा, इसे हृदय से प्यार करो। नित्य नए शब्दों से सजाकर रात दिवस श्रृंगार करो। शुभ संस्कारों की पुनित पावन गंगा जल सी मथर निर्झर, इसके अंतर्गत भारत की महिमा का गुणगान करो। हिंदी तो है अपनी भाषा, इसे हृदय से प्यार करो। दुनिया में इसका मान हो, विश्व में इसका स्थान हो, भारत माँ की पहचान हो, मिलजुल कर इसका सम्मान करो। हिंदी तो है अपनी भाषा, निष्ठा से डटकर काम करो। भारत माँ के आंगन में मिलजुल कर इसका सम्मान करो। बिल्कुल सर। नमस्कार, मैं ऋषभ राज पाठक आपका स्वागत करता हूँ लीड लैब के मंच से। जिस प्रकार हम विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गजों से आपको मिलाते हैं, उसी प्रकार एक और दिग्गज साहित्य के क्षेत्र से अश्विन कुमार नयन जी, जिनसे हम आज बात करेंगे और उनके सफ़र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, आपका स्वागत है लीड लैब के मंच पर। सर, वैसे तो आपको साहित्य के क्षेत्र में बहुत से लोग जानते हैं, परंतु हमारे दर्शकों के लिए एक छोटा सा परिचय। बिल्कुल। मैं अश्विनी कुमार नयन, जूनियर आर्टिस्ट, आकाशवाणी, दूरदर्शन केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल और तमाम दूरदर्शन आकाशवाणी मध्य प्रदेश। मैं काफ़ी समय से युवाणी प्रोग्राम का प्रसारण खंडवा से करता आया हूँ। कॉलेज के समय में फर्स्ट ईयर से फाइनल तक मैं युवाणी प्रोग्राम का प्रसारण, चर्चा, वार्ता, परिचर्चा, कविता पाठ का संपादन करते आया हूँ। और इसके साथ ही मैं दूरदर्शन और दैनिक भास्कर के लिए पर्टिकुलर लिखता भी रहा हूँ। मेरा एक उसके अंतर्गत मैं मधुरिमा एक मैगजीन आती बुधवारी अंक, उसके अंतर्गत मेरे आर्टिकल भी आते रहे हैं। और सभी तमाम पेपर के लिए स्वतंत्र रूप से मैं लिखता रहा हूँ। 350 के आसपास मेरी कविताओं का प्रकाशन हो चुका है। इसके साथ मेरी 2 बुक्स पब्लिश हो चुकी है, मेरी रोटी और अपने आप को जानो, जो एक दिल्ली प्रकाशन, रवीना प्रकाशन, नई दिल्ली से प्रकाशित हुई है। और इसके साथ में मेरा इसका काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मार्केट में उपलब्ध है। आप इसे परचेस कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन एंड अन्य। अश्विनी कुमार नयन डालेंगे तो आपको पर्टिकुलर मेरी बुक्स उपलब्ध हो जाएंगी। बिल्कुल सर। बात तो सर आपके जो परिचय से हुई, उससे हमको कहीं ना कहीं जानकारी मिलती है कि आप एक साहित्य के क्षेत्र में बहुत अहम पहचान रखते हैं। सर, हम शुरुआत करते हैं आपके सफ़र को लेकर कि आपके बचपन से आप एक साहित्य के क्षेत्र में आपने अपनी एक पहचान बनाई। बिल्कुल। साथ ही हमारी टीम ने हमें बताया कि आप एक पत्रकार भी हैं, संपादक भी हैं एक पेपर में। साथ ही आपने जो दूरदर्शन में भी कार्य करा, जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर भी कार्य करा। तो यहाँ तक पहुँचने में आपका बचपन से लेकर अभी तक का एक छोटा सा सफ़र हमारे दर्शक। मैं जब 12th जैसे ही मैंने पास किया, मेरे पापा रिटायर हो गए थे, तो मेरे स्ट्रगल वाली लाइफ हो गई मेरी। काफ़ी संघर्ष किया। जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, पापा रिटायर हो चुके थे, तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं आने की इनकम बढ़ाना पड़ेगी मुझे। तो मैं दूरदर्शन आकाशवाणी खंडवा से जुड़ गया मैं। उसमें युवाणी प्रोग्राम का एक प्रसारण होता था। युवाणी प्रोग्राम चर्चा, परिचर्चा, वार्ताएं होती थी। उसका टेलीकास्टिंग करना जिम्मेदारी डॉक्टर मुकेश राव दुबे केंद्र निदेशक हुआ करते थे, उन्होंने मुझे दे रखी थी। तो फिर मैं पर्टिकुलर रोज 12 बजे जाता था, 3 से 4 घंटे में अपना काम निपटाता था। और वो मुझे एक बहुत सीखने को मिला, क्योंकि जब केंद्र निर्देशक के साथ रहना है, मुझे रिकॉर्डिंग रूम में जाना होता है, वो रिकॉर्डिंग किस टाइप से टेलीकास्टिंग होता है, वो बारीकियों को मैंने सीखा। इसके बाद मैंने क्या है कि साहित्य क्षेत्र में मैंने तमाम मध्य प्रदेश के जो आकाशवाणी केंद्र होते थे, वहाँ से मेरे संपर्क करते हुए वहाँ भी प्रोग्राम लेने की कोशिश की है। और फिर जैसे ही मेरे को अन्य जगहों से ही प्रोग्राम मिले, तो दूरदर्शन केंद्र भोपाल, अन्य रिले केंद्रों से मेरे प्रोग्राम भी आने लगे। और पर्टिकुलर मैं साहित्य विधा में आगे बढ़ना चाहता था। मैं लेखन में रुचि थी, तो मैं बुक्स भी, यानी कि कविताओं पे ज़्यादा कमान थी मेरी, तो वो बच्चों के लिए काफ़ी मैं लिखता रहा हूँ। प्रॉपर मैं जैसे 12th पास किया तो मेरी शिक्षा कर्मी वर्ग 3 में जॉब भी लगा। लेकिन मैंने वो प्रॉपर जॉब मेरे को अच्छा लगा नहीं, कि मैंने बोला यार, घर में प्रॉपर बड़ी सिस्टरें हुआ करती थी, फिर रिश्ते भी आते थे, तो शिक्षाकर्मी पापा बोलते थे नहीं बिल्कुल शिक्षा का। तो मेरे को कहीं ना कहीं एक चुभन सी लगती थी, यार ये तो कुछ मेरे को आगे चल के विकट समस्या खड़ी कर सकता है। तो शिक्षाकर्मी की नौकरी को मैंने विराम दिया
और मैं अपने साहित्य विधा में आगे बढ़ता रहा। जी। इसके साथ ही मैं बीच में मुझे एनएफडीसी नर्मदा विकास प्राधिकरण में लेखापाल की पोस्ट पे भी मेरी नियुक्ति हुई, वो भी मैंने रेजिग्नेशन दिया और मेरी साहित्य विधा में आगे बढ़ने की प्रयास करता रहा। जी सर। सर आपका कोई एक पेपर भी है जिसमें हाँ 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 संपादक की बिल्कुल, मेरे दो समाचार पत्र चलते हैं पूर्ण निमाड़ जिले में, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, देवास। मेरे प्रॉपर तीनों जिलों में मेरे ऑफिस भी हैं। खुद एडिटिंग करता हूँ मैं। मेरा पेपर है निमाड़ प्रहरी समाचार पत्र और एक चलता है निमाड़ संसार। दोनों प्रॉपर अच्छे चल रहे हैं, मार्केट वैल्यू भी अच्छी है, काफ़ी मार्केटिंग कर रहे हैं। जी सर। सर अगला क्वेश्चन हमारा बनता है कि आप जहाँ पर आप दूरदर्शन में जूनियर आर्टिस्ट की तरह तौर पे वर्क कर रहे थे और आकाशवाणी से भी जुड़े हुए थे, उसके बाद आप साहित्य के क्षेत्र में कैसे आए? जैसे कि दरअसल जो भी कोई आकाशवाणी या फिर दूरदर्शन जुड़ता है तो वो पर्टिकुलर वही व्यक्ति जुड़ता है जो साहित्य विधा में है, क्योंकि पर्टिकुलर उसको लिखने की क्षमता और मंच आने की, कैमरे के सामने फोकस कैसा करे, क्या बोलना है, तो वो जानकारी उपलब्ध होती रहती है। और दरअसल की कोई साहित्य विधा में है तो वो मंच को कैसे क्रिएट करे वो बिल्कुल आप समझ सकते हैं। तो वही मैंने किया, क्योंकि मुझे पर्टिकुलर लगा कि ये मेरे लिए बहुत उचित है। तो वो मैंने ऐसी विधा में, मैंने आपको बताया अभी कि मेरी 3 बुक्स पब्लिश हो चुकी है। पर्टिकुलर एक बुक्स मैं लिख रहा हूँ, नंद कुमार सिंह चौहान के ऊपर लिख रहा हूँ मैं, वो अति शीघ्र आखिरी स्टेज, वो अति शीघ्र प्रकाश। सर जैसा कि आपने आपका सफ़र बताया हमें, तो कहीं ना कहीं आपका जो साहित्य क्षेत्र है या पत्रकारिता का क्षेत्र या जूनियर आर्टिस्ट का क्षेत्र है, उसमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। तो कोई ऐसी चुनौती जिसको देखकर आप हताश हुए लेकिन उसका सामना करके आपके सफलतम पथ पर अग्रसर रहे, तो ऐसी कोई चुनौती आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? जब कोविड का समय था उस समय प्रोग्राम भी मिलते नहीं थे और रिकॉर्डिंग रूम तक जाना काफ़ी संघर्षमय जीवन हुआ करता था। पर्टिकुलर 3 साल पूर्व जाए तो उस समय मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया। फिर मैं उस समय प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पे आ गया। सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उससे ही पैसा कमा सकते हो। मेरा निमाड़ प्रहरी न्यूज करके एक चलता था, जिसमें जो नवलेखा मेरा जो पेपर था उससे ही जुड़ा हुआ एक नवलेखा कंटेंट था, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय से टाई अप था, जिससे कि मैं उसमें हिंदी कंटेंट, यानी इंडिया के बाहर हिंदी कंटेंट, हिंदी शब्द के जो पाठक है उनको मैं मेरे पोर्टल के माध्यम से उनको हिंदी उपलब्ध कराता था। तो मैंने सोचा कि मैंने बोला ये कुछ अलग कंटेंट है, तो मैंने उसके लिए काम किया। उसमें मुझे एवेक्स कार्ड आते थे, यानी कि एटीएम कार्ड जैसे होते थे, जिससे कि मार्केट परचेस कर सकता था मैं, यानी काफ़ी। तो वो मेरे लिए एक काफ़ी अच्छा लगा। मैंने ये नया सब्जेक्ट था, मैंने यार इसमें मेहनत करना पड़ेगी। तो फिर पर्टिकुलर वो कंटिन्यू अभी भी जा रही है। तो एक स्रोत का नया माध्यम मुझे प्राप्त हो गया। जो संघर्ष था वो सबके लिए एक बिल्कुल चुनौती भरा था, लेकिन मेरे लिए वो चुनौती भरा संघर्ष से मैं निकलने का प्रयास किया और काफ़ी उसमें मैं सक्सेस भी रहा। सर उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि आपकी 3 बुक आई, जिसका नाम मेरी रोटी को जानो, और एक और बुक के आपने हमारे टीम के साथ चर्चा की थी, बिल्कुल, ख्याली पुलाव जो है लघु कथा संकलन है। इसमें लघु कथाएं होती हैं जो एक उपदेश देती है व्यक्ति को लाइफ में, यानी कभी कुछ चिंता परेशान होता है तो वो क्या करता है, वो अपनी बुक्स में हल निकालने का प्रयास करता है। तो इसी प्रकार से एक बुक है मेरी ख्याली पुलाव। उसमें एक व्यक्ति की कहानी है जो ख्यालों में रहता है और वो ख्यालों में रहते हुए वो अपनी लाइफ जीता है। तो इस टाइप से वो अपना कहीं ना कहीं ज़िंदगी को आगे बढ़ाता जाता है। तो वो मेरा लिखने का प्रयास वही है कि कहीं ना कहीं संघर्षमय ज़िंदगी को भी जिया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर कोई लक्ष्य और उद्देश्य के साथ। जी सर। सर एक और क्वेश्चन हमारा आता है कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कैसे आए? प्रॉपर जब मैं एक साथ 3 से 4 काम करना चाहता था, कि मैं बिजी रहना चाहता था, क्योंकि 24 घंटे में मैं 18 घंटे वर्क करता हूँ। तो मेरे को तो समय बिल्कुल कम लगता था कि मैंने यार ये कर रहा हूँ और कुछ करना चाहिए। तो फिर मैं दैनिक भास्कर सर्कुलेशन इंचार्ज हुआ करता था निमाड़ जिले का। तो मैं खंडवा और बुरहानपुर दोनों देखता था। तो पर्टिकुलर जब ये प्रारंभिक मेरी अवस्था थी, जब मैं 12th किया था तो सर्कुलेशन में आ गया था। दरअसल क्या होता है, पत्र जो पेपर की 3 विधा होती है, सर्कुलेशन होता है, एडिटोरियल होता है, मार्केटिंग होता है।
तो मैं सर्कुलेशन सबसे नीचे नीचे लेवल पे से मैंने पत्रकारिता में कदम रखने का प्रयास किया। तो सर्कुलेशन में काफ़ी संघर्ष करके मैंने लाइफ को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। मैंने सोचा इसमें लाइफ नहीं है, सर्कुलेशन कुछ कम ज़्यादा होता रहता है और उसमें रहना भी सही उचित नहीं है। मार्केटिंग वाला बंदा हो तो बिल्कुल रहना नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि आज का सोशल मीडिया का जब समय है तो वो सर्कुलेशन डिपार्टमेंट छोड़ के मैं एडिटोरियल में आ गया, एडिटिंग में आ गया। एडिटिंग में काफ़ी चुनौती भरा काम रहता है, किसी का इंटरव्यू लेने से लेके फेस करना किसी नेता राजनेताओं का, तो इस टाइप से वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। लेकिन मेरे एक प्रॉपर गुरु हुआ करते थे, राजेंद्र सिंह जी चावला रीजनल हेड, उन्होंने मुझे इससे निकाल दिया। बोले नहीं, बोले आप प्रॉपर, बोले आप तो मार्केटिंग के बंदे, आप अब मार्केटिंग में आइए। तो मुझे एडिटोरियल से हटा के मार्केटिंग सेक्शन में ला दिया गया। मार्केटिंग सेक्शन में मेरे लिए नया होता था, लेकिन मार्केट में घूमते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि कुछ काम नहीं रहा, बस मार्केट में घूमना है। तो बस मेरे को तो काफ़ी एंजॉयमेंट लगा, मैंने सैलरी मिल रही है। और इसके साथ मैंने दैनिक भास्कर के साथ राज्य एक्सप्रेस, नई दुनिया, ईटीवी, मध्य प्रदेश, रामोजरा फिल्म सिटी में काफ़ी समय तक रहा। मेरी पोस्टिंग रायपुर हो गई थी, इसलिए मैंने वो ब्रेक दिया। तो मैं खंडवा बुरहानपुर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए फिर मैं अपना खुद का पेपर संपादन का कार्य चालू किया। मीन्स कि आपने पहले साहित्य के क्षेत्र में कार्य करा, कहीं ना कहीं जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे भी आपने कार्य करा, बिल्कुल, और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आपने कार्य करा, बिल्कुल। तो सर हम तीनों क्षेत्र से आपके क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल। पहला आपका जो क्षेत्र है जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे आपने जो कार्य करा, तो एक जूनियर आर्टिस्ट के लिए चुनौतियाँ क्या होती है और एक अच्छे जूनियर आर्टिस्ट को क्या क्या चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? जूनियर आर्टिस्ट में होती यह है कि प्रॉपर आपको जैसे काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि बहुत से राइटर्स रहते हैं जो आकाशवाणी दूरदर्शन के चक्कर काटते रहते हैं, उनको प्रोग्राम नहीं मिलता। तो उसका रीज़न कहीं ना कहीं रहता है, व्यक्ति का उच्चारण जो होता है, अरे ध्वनि जो टेस्ट होता है, वो उच्चारण कहीं ना कहीं ब्रेक होता है। वो उच्चारण वो हिंदी अशुद्ध बोलता है, तो वो प्रॉपर कई पहलुओं से निकल कर टेलीकास्टिंग में जाती है। तो वो उन व्यक्तियों को दूरदर्शन आकाशवाणी के दरकिनार कर देता है, उनको प्रोग्राम मिलते नहीं है। तो अपनी जो भी कभी आकाश जूनियर आर्टिस्ट के रूप में प्रस्तुति देना चाहते हैं, तो अपनी हिंदी को सुधारने का काफ़ी प्रयास करें। हिंदी काफ़ी सुधार सकते हैं आप जी। प्रोग्राम के ना, अगर आपको दूरदर्शन या आकाशवाणी में कार्य करना बिल्कुल, आपका ध्वनि टेस्ट होना जरूरी है, उच्चारण और हिंदी पे हाँ, बिल्कुल कमान होना चाहिए। आपकी कमान हिंदी पे है तो आप प्रॉपर, आपको केंद्र निर्देशक आपको बुलाएंगे कि अश्विन जी को बुलाइए आप इस प्रोग्राम के लिए। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं आपके साहित्य के क्षेत्र से, कि साहित्य के क्षेत्र में अभी तो वैसे जो युवा वर्ग है कहीं ना कहीं वो पिछड़ रहा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने के बाद बहुत सारे लोगों का पढ़ने का शौक नहीं रहा जैसा पहले रहता था। तो वो टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट रहा और टेक्नोलॉजी का किस तरीके से उपयोग किया जा सकता है साहित्य के क्षेत्र में? दरअसल साहित्य क्षेत्र एक ऐसी विधा है कि वो प्रॉपर व्यक्ति साहित्य क्षेत्र से ही आगे बढ़ता है। प्रॉपर आपका कुछ इतिहास होगा तो ही आप आगे बढ़ेंगे ना। तो मेरे कहने का मतलब कि वो जो साहित्य विधा हो सकती है रुझान कम हुआ हो, लेकिन साहित्य विधा लेखक और राइटर्स तो अपनी बरकरार है। मेरी 3 बुक्स पब्लिश हो चुकी है। तो मेरा कहने का मतलब हर व्यक्ति को एक प्लेटफॉर्म मिला है सोशल मीडिया के माध्यम से अपने को प्रस्तुत करने का। तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है, वो यानी कि अपने आप को एक उपस्थिति दर्ज कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। साहित्य क्षेत्र एक चुनौती भरा है। उसमें आपको जैसे मेरी पब्लिकेशन है रवीना प्रकाशन, नई दिल्ली से पब्लिश हुई है बुक, तो मेरे को प्रकाशक भी मिले। ऐसा नहीं है कि मैंने पर्टिकुलर अपने पैसे से खर्च करके पब्लिश की गई बुक्स, तो ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो चुनौती तो है, लेकिन चुनौतियों का सामना करना एक राइटर का राइट्स है कि किस टाइप से चुनौतियों का वो सामना करके आगे बढ़े। बिल्कुल। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अगर आपकी जो रचना है उसमें दम है, तो आप है ना सोशल मीडिया का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके वो भी दर्शकों तक बिल्कुल। मेरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अश्विनी भट्टड़ करके है, आप उसमें रचनाएं पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल। सर उसके बाद हम बात करते हैं पत्रकारिता को लेकर, कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज साहित्य के क्षेत्र में आया, वैसे ही कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद सोशल मीडिया करके भी एक चीज़ आई। तो वो चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ा पत्रकारिता के क्षेत्र? दरअसल जो शुद्ध जो पत्रकारिता होती है उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा है।
मैं नहीं मानता कोई फर्क पड़ा हो, लेकिन प्रॉपर बुनियादी तौर पे जो बोलते हैं हम पत्रकार हैं, अभी सोशल मीडिया पे ऐसा हो रहा है तो हम ये करें, तो वो तो मैं उनको पत्रकार मानता ही नहीं, कहीं ना कहीं तक पत्रकार ही नहीं वो, क्योंकि वो प्रॉपर पत्रकारिता कर ही नहीं रहे हो। बस व्हाट्सएप ग्रुप खेलना है, खबरें भेजे नहीं कर रहे हो, वो पर्टिकुलर खबर की तह तक गए ही नहीं हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि पत्रकारिता एक सही मायने में शुद्ध पत्रकारिता वो कर नहीं रहे हो। सर आपके हिसाब से शुद्ध पत्रकारिता की परिभाषा की? शुद्ध पत्रकारिता जैसे कि जैसे कुछ खबरें की तह तक जाना, जैसे कि कोई पर्टिकुलर जैसे एसडीएम है, एसडीएम क्या वर्क कर रहा है तो वो तह तक जाना कि आज उसकी क्या वर्क मीन्स की है ना, कोई भी खबर छापने से पहले या हाँ, बिल्कुल उसमें कितनी सच्चाई है बिल्कुल वहां तक नहीं जा पाता हो। वो सोशल मीडिया के माध्यम से खबर मिलती है, वो उधर छाप देता है, खत्म हो गया भाई, यार वो तो आ गई मेरे पेपर खत्म। तो वो कहीं ना कहीं यानी अपवाद है, कहीं ना कहीं बाद में वो खंडन करना पड़ता है कुछ, तो वो खंडन ना हो इसलिए उनको आज का शुद्ध पत्रकारिता। बिल्कुल सर, एक और बात, हमारी टीम ने बताया कि आपका कुछ सम्मान भी हुआ है। हाँ, आपने कुछ उपलब्धियां भी पाई हैं, तो वो किस टाइप की उपलब्धि आपने? मेरे को काफ़ी सम्मान मिलता रहा है। मेरे को प्रॉपर अभी 2024 में मुझे महेश सम्मान से सम्मानित किया गया, जो एक महेश्वरी समाज के युवा महेश सम्मान जो हर किसी को मिलता नहीं है, प्रॉपर मुझे दिया गया। और इस टाइप से मुझे बहुत से सम्मान मिलते रहे। मीन्स कि है ना, माहेश्वरी माहेश्वरी समाज युवा को महेश सम्मान मिलना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को बिल्कुल सर परिचय। सर एक अगला क्वेश्चन हम लेते हैं कि जो आपको साहित्य में आने की प्रेरणा मिली या एक पत्रकारिता के क्षेत्र में आने की प्रेरणा मिली, तो वो किससे मिली? प्रॉपर मैं बच्चा हुआ करता था, मेरे को लेखन की रुचि बचपन से थी। मेरी पहली जो कविता प्रकाशित हुई थी मात्र मैं 13 से 14 साल का था, और मेरी कविता चौथा संसार के बाल सौरव एक मैगजीन होती है, बुधवार संडे के दिन आता है, रविवार, उसमें मेरी बुक्स में छपी। तो छपने के बाद उसका पारितोषिक तो मुझे प्राप्त हुआ, मेरे डाक से मेरे घर पे आया, तो मुझे रुझान बढ़ा कि नहीं ये तो यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं लिख भी रहा हूँ, मेरी बुक्स भी आ रही है, मेरे को कॉपीराइट भी मिलेगा, और प्रॉपर अभी लिखी प्रकाशित उसका पैसा मुझे मिला। तो वो मैं बचपन से मैं आने की इकोनॉमी रहा हूँ, तो वो मैं कमाने की वो तो फिर मैं काफी संघर्ष में लिखता रहा। ये इसी कारण है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सर मीन्स क्या ना, आप जब 13 वर्ष के थे तभी से आपने कहीं ना कहीं बिल्कुल शुरुआत कर दी थी। सर हम चाहेंगे कि आपकी कोई एक रचना हमारे दर्शक। बिल्कुल मेरी एक करीबन 8 से 8 आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हुई मेरी कविता है, हिंदी का सम्मान करो, हिंदी का सम्मान करो, हिंदी तो है अपनी भाषा, इसे हृदय से प्यार करो, नित्य नए शब्दों से सजाकर रात दिवस श्रृंगार करो, शुभ संस्कारों की पुनित पावन गंगा जल सी मथर निर्झर, इसके अंतर्गत भारत की महिमा का गुणगान करो, हिंदी तो है अपनी भाषा, इसे हृदय से प्यार करो, दुनिया में इसका मान हो, विश्व में इसका स्थान हो, भारत माँ की पहचान हो, मिलजुल कर इसका सम्मान करो, हिंदी तो है अपनी भाषा, निष्ठा से डटकर काम करो, भारत माँ के आंगन में मिलजुल कर इसका सम्मान करो। बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया। सर हम चाहेंगे कि एक मैसेज हमारे देश के युवाओं को। देश के युवाओं से मुझे ये कहना है कि कुछ भी जैसे आप करना चाहते हैं तो अपना लक्ष्य निर्धारित करें, है ना, और अपने खुद के नियम बनाएं। यदि लक्ष्य निर्धारित करेंगे तो वो मंजिल आसान रहेगी आपको मंजिल तक पहुंचने के लिए। अतः सभी युवा साथियों से निवेदन है कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल, मीन्स किया ना, अगर आपको कोई सफल होना है तो एक लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़े। सर आपने जो हमारा मंच है लीड लैब का, उसके सारे सवालों के जवाब बड़े बखूबी तरीके से दिए। अंतिम प्रश्न कि इस मंच पर आकर आपका अनुभव कैसा रहा? ये मंच मेरे लिए कुछ नया मंच नहीं था, क्योंकि मैं प्रॉपर लीड लैब से कहीं ना कहीं मेरे मित्र हैं, मैं जुड़ा हूँ, और तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि इस टाइप से युवा वर्गों को आगे आने का प्रयास मैं कहीं ना कहीं एक भूमिका प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिल्कुल सर। सर हमारी टीम को भरोसा है कि आपने जिस तरीके से युवाओं को संदेश दिया कि वो अपना लक्ष्य निर्धारित करें और अपने पद पर सफल हों, तो वो इस साक्षात्कार के बाद अपने लक्ष्य को निर्धारित करके अपने सफलतम पद पर अग्रसर रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत नमस्ते।